मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। वो अजीब शुरुआत ये कहानी है मेरी अपनी। मेरा नाम कबीर है और मैं मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं। मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। ऑफिस, घर, दोस्त, यही थी मेरी दुनिया। पर एक दिन एवरीथिंग चेंज्ड। वो तारीख थी 15 अक्टूबर। मैं अपने दोस्त आकाश के साथ एक पुराने हवेली में घूमने गया था। आकाश को हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था। यह हवेली 100 साल पुरानी है, आकाश ने बताया। लोग कहते हैं यहां एक ब्यूटीफुल लेडी का भूत भटकता है। मैंने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। धूल भरी हवा, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब सी आवाजें। पर मैं नहीं माना। मैंने एक रूम में एंटर किया और वहां एक पुरानी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द भरी चमक थी। मैं उस पेंटिंग को देखता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख रही हो। चलो यार, यहां से निकलते हैं, आकाश ने कहा। पर मैं नहीं हिला। मैं तो उस पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा की होल देख रहा था। मैंने अपनी की से उसे खोलने की ट्राई की और हैरानी की बात, वह खुल गया। इनसाइड देयर वॉज अ स्मॉल डायरी, वेरी ओल्ड एंड डस्टी। आई ओपनड इट एंड सॉ द नेम अनान्या रिटन ऑन द फर्स्ट पेज। आकाश चिल्लाया, कबीर जल्दी करो, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है। मैंने डायरी को क्विकली अपने बैग में डाल लिया और हम वहां से भाग निकले। उस रात जब मैं अपने घर वापस आया तो मैंने वह डायरी पढ़नी शुरू की। यह अनन्या की डायरी थी, जो 1920 में इस हवेली में रहती थी। उसने लिखा था कि वह एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर से प्यार करती थी, पर उनकी लव स्टोरी का एंड बहुत ट्रेजिक हुआ। सडनली मेरे रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। मैंने फील किया जैसे कोई मुझे वॉच कर रहा है। आई टर्न्ड अराउंड एंड वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे सामने एक वाइट शैडो अपीयर हुआ और फिर वैनिश हो गया। मेरी सांसें फास्ट हो गईं। क्या यह सच में कोई गोस्ट था? अगले दिन से स्ट्रेंज थिंग्स हैपन होनी शुरू हुई। रात को मुझे कोई टच करता, डोर्स अपने आप खुलते और मुझे हमेशा यह फील होता कि कोई मेरे साथ है। एक रात मैंने सपना देखा, वही लड़की अनान्या, वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा वह मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में टीयर्स थे और फिर वह स्लोली फेड अवे हो गई। मैं डर गया, पर साथ ही मुझे उसके लिए पिटी भी आई। शायद वह सच में मेरी हेल्प चाहती थी। नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी डायरी को प्रॉपरली पढ़ूंगा। शायद मैं उसकी स्टोरी को कंप्लीट कर सकता हूं, उसे पीस दिला सकता हूं। पर क्या मैं सच में उसकी हेल्प कर पाऊंगा? क्या मैं इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड का सामना कर पाऊंगा? और क्यों उसने स्पेसिफिकली मुझे चुना? यह सब जानेंगे अगले भाग में, जब मैं अनान्या की डायरी की सीक्रेट्स डिस्कवर करूंगा और पता चलेगा कि हमारे बीच एक स्ट्रेंज कनेक्शन है। डायरी के राज अगले कुछ दिनों तक मैंने अनन्या की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना मुझे उसके और उसके प्रेमी कैप्टन जेम्स की त्रासद प्रेम कहानी के करीब ले जा रहा था। 15 मार्च 1920। आज जेम्स ने मुझे बगीचे में एक लाल गुलाब दिया। उसकी आंखों में वह प्यार देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। पर हम दोनों जानते हैं कि यह प्यार समाज के लिए अवैध है। 2 अप्रैल 1920। पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। पर जेम्स ने खिड़की से मुझे एक चिट्ठी दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि अनन्या और जेम्स की कहानी मेरे और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति की कहानी से कितनी मिलती जुलती थी। प्रीति के पिता ने भी हमारे रिश्ते का विरोध किया था, क्योंकि मैं उनकी जाति का नहीं था। एक रात जब मैं डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलटकर देखा तो अनन्या वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरी मदद करोगे ना? उसकी आवाज एकदम साफ थी, जैसे कोई जीवित इंसान बोल रहा हो। मैं डर गया, पर साहस जुटाकर बोला, हाँ,
बताओ मैं क्या कर सकता हूं? जेम्स, उसने मेरे लिए एक अंतिम चिट्ठी छुपाई है, हवेली के बगीचे में, पुराने ओक के पेड़ के नीचे। ये कहते ही वह गायब हो गई। मैंने तय किया कि अगले दिन मैं हवेली वापस जाऊंगा और वह चिट्ठी ढूंढूंगा। सुबह होते ही मैं आकाश को लेकर हवेली पहुंच गया। बगीचे में एक बड़ा ओक का पेड़ था। हमने उसके चारों ओर खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में हमें एक पुराना धातु का बक्सा मिला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ येलोड लेटर एंड अ स्मॉल लॉकेट. The letter was from James to Ananya. My dearest Ananya, they are sending me away to the front lines. I don't know if I will return, but I want you to know that I will love you forever, in this life and beyond. If I don't come back, wait for me in the next life. मेरी आंखें भर आईं। यह इतना दुखद था। आकाश ने पूछा, अब क्या करोगे? मुझे लगता है अनन्या की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह जेम्स से मिल नहीं जाती, मैंने कहा। उस रात मैंने वह लॉकेट और चिट्ठी अपने बेड साइड टेबल पर रख दी। रात के 3 बजे मैंने एक कोमल सी गाने की आवाज सुनी। जब मैंने आंखें खोली तो अनन्या और जेम्स मेरे कमरे में खड़े थे। दोनों की आत्माएं एक दूसरे से मिल रही थीं। थैंक यू, अनन्या विस्पर्ड, हर वॉइस फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड. यू हैव गिवन अस द पीस वी वर सर्चिंग फॉर 100 years. दोनों आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और मुझे लगा जैसे कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई हो। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले दिन मुझे एक ईमेल मिला। एक ऐतिहासिक शोधकर्ता ने लिखा था कि वह जेम्स और अनन्या के वंशजों को ढूंढ रहा है। क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं? मैंने हां कह दिया और यह शुरुआत थी एक नए अध्याय की। एक ऐसा अध्याय जो मुझे इंग्लैंड तक ले गया, जहां मैंने जेम्स के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अनन्या के खोए हुए परिवार को खोज निकाला। इस पूरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि प्यार मृत्यु से भी मजबूत है और कभी कभी सबसे अधूरी कहानियां ही सबसे सुंदर होती हैं। लंदन की यात्रा और नए रहस्य ईमेल भेजने वाले शोधकर्ता का नाम डॉ ओलिविया मार्टिन था। वह लंदन यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थीं। उन्होंने बताया कि वह ईयर्स से कैप्टन जेम्स विल्सन के परिवार के बारे में रिसर्च कर रही थी। मिस्टर कबीर, आपकी खोज ने हमारी रिसर्च में नया मोड़ ला दिया है, डॉच ओलिविया ने फोन पर कहा। क्या आप लंदन आ सकते हैं? जेम्स के परिवार के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। मैंने अपनी कंपनी से लीव ली और 1 सप्ताह के लिए लंदन के लिए उड़ान भरी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर डॉ ओलिविया मुझे लेने आई। वह मिडिल एज लेडी थीं और उनके चेहरे पर एक सीरियस एकेडमिक एक्सप्रेशन था। कार में बैठते ही उन्होंने मुझे एक ओल्ड फाइल दी। इसे देखिए, उन्होंने कहा। फाइल में जेम्स विल्सन के परिवार के बारे में डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने पढ़ना शुरू किया और हैरान रह गया। जेम्स की एक बहन थी, एलिजाबेथ विल्सन, जिसने 1925 में एक भारतीय बिजनेसमैन से शादी की थी और मुंबई आ गई थी। क्या इसका मतलब? मैंने पूछा। हां, डॉ ओलिविया ने कहा। हो सकता है अनन्या और जेम्स के खोन हुए प्यार का कोई कनेक्शन आपके अपने परिवार से हो। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह महज एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? अगले दिन हम जेम्स के परिवार के एक लिविंग रिलेटिव से मिलने गए। वह जेम्स के ग्रैंडसन थे, मिस्टर एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड एक बुजुर्ग जेंटलमैन थे जो लंदन के आउटस्कर्ट्स में एक ब्यूटीफुल कॉटेज में रहते थे। जब हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो उनकी आंखें भर आईं। मेरे ग्रैंडफादर जेम्स की कहानी हमारे परिवार में एक लेजेंड की तरह है, उन्होंने कहा। पर हमें नहीं पता था कि अनन्या की मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं मिलने की कोशिश कर रही थीं। एडवर्ड ने हमें एक ओल्ड फैमिली एल्बम दिखाया। उसमें जेम्स की रेयर फोटोज थीं। एक फोटो में वह अनन्या के साथ थे, दोनों सीक्रेटली एक गार्डन में बैठे हुए। यह फोटो कहां ली गई थी? मैंने पूछा। वही हवेली का बगीचा, एडवर्ड ने बताया। जेम्स ने एक सर्वेंट को पैसे देकर यह फोटो खिंचवाई थी। तभी अचानक मैंने महसूस किया मेरे हाथों में वह फोटो ली। मैंने फिर से वही ठंडी हवा महसूस की। अनन्या की आत्मा यहां भी थी। दैट नाइट, बैक इन माई होटल रूम, आई हैड अनदर विजिटेशन. दिस टाइम both Ananya and James appeared together. They were holding hands and smiling. Thank you for connecting our families, Ananya said softly. Now we can finally rest in peace. James added, there's one more thing. In the mansion's library,
बिहाइंड द शेक्सपियर कलेक्शन। सुबह होते ही मैंने डोना ओलिविया को फोन किया और हमने अगली फ्लाइट से भारत वापस आने का प्लान बनाया। हमें हवेली की लाइब्रेरी में एक और सीक्रेट ढूंढना था। वापस मुंबई पहुंचकर हम सीधे हवेली गए। लाइब्रेरी में शेक्सपियर की किताबों के कलेक्शन के पीछे हमें एक छोटी सी डायरी मिली। ये जेम्स की पर्सनल डायरी थी। आखिरी पन्ने पर उन्होंने लिखा था, इफ एनीवन फाइंड्स दिस, प्लीज टेल आवर स्टोरी टू द वर्ल्ड। लव लाइक आवर्स शुड नेवर बी फॉरगॉटन। हमने तय किया कि हम जेम्स और अनन्या की लव स्टोरी को एक बुक का रूप देंगे। ओलिविया ने हिस्टोरिकल रिसर्च की, मैंने अनन्या की डायरी के एक्सर्प्ट्स कंट्रीब्यूट किए और एडवर्ड ने फैमिली डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। किताब पब्लिश होते ही बेस्ट सेलर बन गई। लोगों ने इस इटर्नल लव स्टोरी को बहुत पसंद किया। पर सबसे अमेजिंग बात यह हुई कि जब किताब पब्लिश हुई तो मैंने एक लास्ट टाइम अनन्या और जेम्स की आत्माओं को देखा। वह हवेली के गार्डन में एक साथ खड़े थे, फाइनली एट पीस, और फिर हमेशा के लिए वैनिश हो गए। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि प्यार कभी नहीं मरता और कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां वही होती हैं जो दफन हो जाती हैं पर कभी नहीं मरती। नई शुरुआत और अंतिम विदाई किताब की सफलता के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़कर पूरा समय लेखन को दिया। ओलिविया और मैंने मिलकर एक ऐतिहासिक शोध संस्थान शुरू किया जो ऐसी ही अधूरी प्रेम कहानियों को डॉक्यूमेंट करता था। एक दिन मुझे कोलकाता से एक चौंकाने वाला ईमेल मिला। एक युवक ने लिखा था कि वह अनन्या के परिवार का आखिरी वंशज है। उसका नाम था अर्जुन सेन। मैं तुरंत कोलकाता पहुंचा। अर्जुन एक युवा हिस्टोरियन था जो अपने फैमिली ट्री के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसने मुझे पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो साबित करते थे कि अनन्या की बहन की शादी कोलकाता के एक परिवार में हुई थी। मेरी दादी ने हमेशा अनन्या मौसी की कहानी सुनाई थी, अर्जुन ने बताया, पर हमें लगता था यह सिर्फ एक फैमिली लेजेंड है। हमने तय किया कि हम अनन्या और जेम्स की याद में एक मेमोरियल बनाएंगे। हवेली के मालिक, जो अब एक बूढ़े जेंटलमैन थे, ने हमें परमिशन दे दी। मेमोरियल बनाने के दौरान एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। हवेली की नींव में हमें एक टाइम कैप्सूल मिला। इसमें अनन्या और जेम्स की पर्सनल चीजें थीं, उनके लेटर्स, जेम्स की मिलिट्री मेडल्स और अनन्या का वेडिंग मंगलसूत्र जो वह कभी पहन नहीं पाई। सबसे टचिंग चीज थी एक फोटो, अनन्या और जेम्स की वेडिंग की अनऑफिशियल फोटो। उन्होंने सीक्रेटली एक टेंपल में शादी की थी, बिना किसी को बताए। यह साबित करता है कि उनका प्यार सच्चा था, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। मेमोरियल का इनॉग्रेशन एक इमोशनल इवेंट था। ओलिविया लंदन से आई। एडवर्ड विल्सन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अर्जुन के परिवार के सदस्य भी आए। जब हमने मेमोरियल का पर्दाफाश किया तो एक स्ट्रेंज थिंग हुई। हवेली के गार्डन में सारे फ्लावर्स एक साथ खिल उठे, दो इट वॉजंट द सीजन, और एक मधुर सी संगीत की आवाज हवा में गूंजने लगी। मैंने महसूस किया कि अनन्या और जेम्स की आत्माएं फाइनली कंप्लीटली एट पीस थीं। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को बता दी थी और अपने परिवारों को जोड़ दिया था। आज वह हवेली एक म्यूजियम बन चुकी है जहां लोग अनन्या और जेम्स की इमॉर्टल लव स्टोरी के बारे में जानने आते हैं। अर्जुन उसका केयर टेकर है और मैं नियमित रूप से वहां जाता हूं। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती, न जाति की, न धर्म की, न देश की और न ही मृत्यु की। सच्चा प्यार हमेशा अमर रहता है। अंतिम शब्द, अनन्या और जेम्स की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्यार दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर जाता है और कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जो सबसे बड़ी बाधाओं का सामना करता है। कहानी का सार, रूहानी इश्क सच में एक माया जाल है, एक ऐसा जाल जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। अनन्या और जेम्स की आत्माएं आज भी उस हवेली में शांति से हैं, knowing that their love story continues to inspire generations.